उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुपना के प्रांगण में आज हमारे बीच श्रीमती मनीषा गोलछा मैम जो कि RAEO ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और उनके साथ कृषि विभाग के श्री प्रफुल्ल कुमार दास ADO कृषि विभाग के वो हमारे समक्ष उपस्थित हैं। एक मेहमान के तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं। इसके लिए मैं शाला के प्राचार्य श्री दीवान सर को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और श्रीमती मनीषा गोलछा मैम का पुष्पहार से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं विद्यालय के वरिष्ठ छात्र श्री CK साहू सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और श्री प्रफुल्ल कुमार दास ADO सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव को ले आते हुए मैं सबसे पहले बता दूं कि हम जो आसपास जितने बच्चे बैठे हैं वो सब गांव के बच्चे हैं और कहीं न कहीं हमारी जड़ें जो है वो कृषि खेती किसानी से जुड़ी हुई है। तो आज जो हमारे मेहमान आए हुए हैं वो आपको कृषि से संबंधित योजनाओं या जो कृषि से संबंधित जानकारी सामने बताएंगे। तो मैं श्रीमती मनीषा गोलछा मैम को आमंत्रित करूंगा कि वह आज के संबंध में अपनी बातें आप सबके समक्ष रखें। धन्यवाद। मैं मनीषा गोलछा कृषि विस्तार अधिकारी आप ही के क्षेत्र की हूँ और कृषि से संबंधित आप भी सब किसान के बच्चे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 आज मनाया जा रहा है। तो इसी के बारे में आपको जानकारी हमारे प्रफुल्ल दास सर जी देंगे। ये आपको कोदो, कुटकी और रागी के बारे में। वैसे हम लोग तो हमेशा यहाँ पर सिर्फ धान ही रखते हैं और धान के अलावा जनरली मतलब कुछ फसल ही यहाँ पर लगाया जाता है, जैसे चना हो गया, उड़द है, मूंग है। उड़द क्या है खरीफ में ज्यादा लगता है, लेकिन रबी के फसल में कोई भी यहाँ किसान नहीं लगाता। जिसके पास सिंचित साधन है सिर्फ वो धान ही लगाते हैं, उसके अलावा कोई भी फसल यहाँ पर नहीं लगाया जाता। लेकिन सरकार के द्वारा रागी को प्रोत्साहन देने के लिए, और रागी जो फसल है ये क्या है बस्तर का ज्यादा वहां पर उगाया जाता है, लेकिन इस एरिया पे इसको नहीं लगाया जाता। लेकिन इसका पोषण बहुत अच्छा रहता है, मतलब रागी का जो फसल है। तो उसके बारे में जो जानकारी देने हैं और जो उसके डिटेल्स हैं पूरे दास सर आपको बताएंगे। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, सम्माननीय साहू जी, लेक्चरर और अन्य लेक्चरर एवं शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त कर्मचारी, मेरे विद्यार्थियों, आपने विभाग को समन्वय स्थापित कर मंच दिया, इसके लिए मैं कृषि विभाग की ओर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौष्टिक अनाज मिलेट वर्ष के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। केवल भारत ही नहीं, किंतु जानकारी आपको ये दे दूं कि ये मिलेट वर्ष की जो शुरुआत जो है भारत शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई, जो पूरे विश्व में समस्त देश इसको अपना रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। आखिर ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्तमान परिदृश्य में
हमारे थाली में जो भोजन की थाली है, इसमें अपन लोग प्राय हमारे खास करके छत्तीसगढ़ में यदि कहूँ तो दाल, चावल और रोटी, और खास करके छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश में केवल चावल, सब्जी, दाल यही परोसा जाता है। आज जिसके कारण से हमारे हमको पूर्ण रूप से संतुलित आहार प्राप्त नहीं हो रहा है। ये मिलेट की आवश्यकता क्यों पड़ी और मिलेट है क्या चीज? लघु धान्य फसल, मोटा अनाज उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने विगत 2022 से चालू किया है, किंतु आज 2023 में हम लोग कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। अन्य राज्यों में इसमें थोड़ा सा जरूर दिक्कत होगा, किंतु हमारे यहाँ उतना दिक्कत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने 2022 से ही प्रारंभ कर दिया था। अपने ही विकास खंड में कुछ ग्रामों में कोदो, कुटकी एवं रागी फसल का प्रदर्शन किसानों के खेतों में आयोजित कर एक अच्छा उत्पादन लिया गया है। खास मैं ये बता दूं कि इस विकास खंड में कोई जानते होंगे तो पट्टी, कमलपुरी, परसुली, झिटकी, मुरपार, इन 4-5 गांवों में इन फसलों का विगत खरीफ मौसम में इसका उत्पादन लिया गया है और अच्छा प्रतिसाद भी मिला है, अच्छा उत्पादन मिला है। और इसका क्षेत्र विस्तार भी आने वाले खरीफ में भी होगा, वर्तमान में रबी में होगा। हमारे लिए विशेष चैलेंज का विषय ये है, जैसे कि मुझे याद है 1984 में जब ग्राउंडनट जानते हो, मूंगफली की फसल आई और ग्रीष्म काल में मूंगफली की फसल लगाने के लिए हम लोगों को दिया गया प्रदर्शन के रूप में, निःशुल्क के रूप में, मिनी किट के रूप में किसानों के खेत में डालने के लिए दिया गया, जिसमें खाद, उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक दवाएं, जिसमें फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों थे, इंसेक्टिसाइड। तो किसानों के साथ में हम लोगों को लगाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ा। 100 हेक्टेयर का टारगेट में विकास खंड के ले देके 25 हेक्टेयर में ही हम लोग पूरा कर पाए। और उसका परिणाम यह हुआ कि फसल का उत्पादन बहुत ही बेहतर रहा फसलों का। तब लोग बाग आने वाले 1985 के ग्रीष्म ऋतु में मूंगफली का रकबा जो है स्वमेव बढ़ गया, क्योंकि उत्पादन अच्छा हो रहा है तो लेंगे। जबकि उसके पूर्व जो है वर्षा ऋतु में ही, खरीफ मौसम में ही मूंगफली की फसल लगाया जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों को ये भी उसी प्रकार से ये रागी का फसल जो है अपने बस्तर में या अपने विकास खंड में जो लगा था, खरीफ मौसम में लगा था, और रबी मौसम में ये प्रथम बार इसको हम लोग लगवाने के प्रयास कर रहे हैं। किसी छुरा विकास खंड, सिंहेश्वर विकास खंड, गरियाबंद जिले के यहाँ पिछले रबी में इस फसल को लगाया गया था और उत्पादन जो है सामान्य से अच्छा ही उत्पादन आया था, किंतु इसमें टेम्परेचर जो है, किस टेम्परेचर में उसकी बुआई की जा रही है, उसको विशेष करके ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि मूंगफली की फसल सामान्यतः 25 डिग्री टेम्परेचर से यदि कम में यदि हम लोग लगाते हैं तो उसके जर्मिनेशन, अंकुरण जिसको बोलते हैं, 20 डिग्री टेम्परेचर से यदि ऊपर हो तो उसमें जर्मिनेशन 75 से 80% आती है। अन्यथा यदि ठंड ज्यादा है, कम टेम्परेचर है, तो उसका जर्मिनेशन जो है बाधित होता है। तो ये रागी क्या है जानते हो आप लोग? रागी क्या है नहीं जानते? जानते हो? जानते हो? मड़िया जानते हो? मड़िया, हाँ, इसी को बोलते हैं रागी, है नहीं? मड़िया का करते हैं? मड़िया का बना के खाते हैं? क्या बना के खाते हैं? एक तो उसका पेज बनता है गर्मी में, जैसे कोदो का चावल भी खाते हैं, है नहीं? गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है। और दूसरा मड़िया जो है, रागी जो है, इसका तिखुर बनता है, विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़, ठीक है?
इसी को ही हम लोग क्यों चुने, इसी को ही क्यों चुने अपन लोग? ये लघु धान्य फसल लगाने के लिए प्रोत्साहन और इसका चुनाव क्यों किया गया? इसके पीछे कोई कारण होगा ना, बिना कारण के तो ऐसा शासन नहीं करेगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हमारे आईजी के भी हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ 64,000 पादप प्रजनन के जीनोम वहाँ संकलित किया गया है, जो कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जीनोम संकलित करने वाला आईजी के भी है। आपको जानकारी दे देता हूँ, ये जो कृषि विश्वविद्यालय है ना लावांडी में, सबसे ज्यादा जीनोम का संकलन करने वाला जो सेल डिवीजन से होता है, तो हमारा आईजी के लिए सबसे पहले तो कटक था, अब हमारा यूनिवर्सिटी आ गया, क्योंकि हमारे ही रिसर्चर और जो साइंटिस्ट है इसमें दिन रात काम करने के बाद यहाँ तक पहुंचे, खास करके धान की प्रजाति। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है कम रहती है और इंसुलिन जो है बनाने की क्षमता को ये स्लो करती है। जिस प्रकार से हम चावल लेते हैं या रोटी लेते हैं, इंसुलिन ज्यादा बनने के कारण से लोगों में शक्कर की बीमारी आती है। शक्कर की बीमारी जानते हो ना, काला बोलते हैं, डायबिटीज, इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। यदि एकर उपयोग किया जाए तो डायबिटीज रोग से धीरे धीरे निजात पाया जा सकता है। किस फसल को लेने से? ये रागी की फसल, कोदो, कुटकी और ज्वार, इन फसलों में जो है ऐसा तत्व मिला हुआ है जो उसमें निहित है, वो उससे अपन को डायबिटीज की बीमारी से अपन बच सकते हैं। इसलिए इस फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शासन जो है ग्रामीण स्तर से ही प्रयास कर रही है। जब तक ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, किसानों को हम लोग नहीं बताएंगे, और ये प्रचार प्रसार का एक माध्यम है कि विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देने के लिए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर। पोषाहार में बदली एवं नियमन करने के कारण लोगों के भोजन विभिन्न अवयवों को अनाज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लघु धान्य फसलें पोषक तत्व से परिपूर्ण है, जिनकी तुलना अन्य अनाज से काफी कम बेहतर रहती है। आपको बता दूं, रागी फसल में प्रोटीन की 100 ग्राम मात्रा में 7.3 मिलीग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 72 ग्राम, वसा 1.3 ग्राम, रेशा जिसको फाइबर बोलते हैं 1.3 ग्राम, खनिज लवण 2.7 ग्राम, कैल्शियम 344 मिलीग्राम और फास्फोरस 283 ग्राम और लौह 3.9 ग्राम होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है, मानव प्रजाति के लिए, है नहीं? तो आज डायबिटीज के रोगी जो है बड़े बड़े शहरों में पहले हुआ करते थे, आज से 20-30 साल पहले बड़े बड़े लोगों को हुआ करता था। आजकल सामान्य हो गया है डायबिटीज का बीमारी, जिसके कारण से मृत्यु दर बढ़ रहा है। इसको हमको रोकना है और इन फसलों को उगा के हमारे थाली में पहुंचाना है, ये हमारा मूल उद्देश्य है। इस फसल को बोया कैसे जाता है जानकारी दे दूं, है कि नहीं? इस फसल को जो है वर्तमान में विभाग के द्वारा किसानों को निःशुल्क यानी मुफ्त में, फ्री में, रबी फसल के लिए जिनके पास सिंचाई का साधन हो 4 किलो बीज दिया जाता है प्रति एकड़। और यह भूमि किस प्रकार की भूमि में बोना है? अपलैंड और लो लैंड जो होता है, अपलैंड यानी ऊपरी जमीन, लो लैंड यानी निचली जमीन, जिसको बहारा बोलते हो, बहारा गभार, और इसको क्या बोलते हो? अपलैंड को क्या बोलते हो? यहाँ उच्चहन भूमि, उच्चहन भूमि यानी भाटा जमीन जानते हो ना, भाटा टिकरा बोलते हैं कि नहीं है? तो वैसे जमीन जहाँ पे पानी, यदि पानी अपन सिंचाई करें तो रुके मत, स्टोर मत हो, और बेहतर होगा कि जिसके पास नलकूप है उसमें यदि इस फसल की काश्त किया जाए तो एक बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और नलकूप में यदि स्प्रिंकलर लगा दिया जाए तो
और बेहतर हुआ, क्योंकि इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये 100 से 110 दिन की क्रॉप है, 110 डेज की क्रॉप है। इसमें मिट्टी को कम से कम 2 बार सामान्य गहरी जुताई, दूसरा एक सामान्य जुताई, तीसरा पाटा लगाने के बाद में 4 किलो बीज को रासायनिक उर्वरक और कंपोस्ट खाद जो अपने गोठानों में बन रहा है वर्मी कंपोस्ट, प्रति एकड़ कम से कम 5 क्विंटल दिया जाए प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट, और NPK 40 kg अथवा DAP जो है 50 किलो। यदि DAP डालते हैं तो 10 से 12 किलो पोटाश की आवश्यकता पड़े। इन खाद को डालकर 4 किलो बीज को रेती में मिला, क्योंकि 4 किलो बीज को 1 एकड़ में छिड़काव करना संभव नहीं है, कहीं कम हो जाएगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो कम से कम 10 से 12 केजी रेती उसे मिला दिया जाए और उसको छिड़काव करके, यदि स्प्रिंकलर की सुविधा है तो स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दे, या फिर सीपेज सिस्टम से। सीपेज सिस्टम जानते हो सीपेज सिस्टम? जैसे नाली बना के नाली में पानी भर दिए, साइड और साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड से सिंचाई हो जाएगा। केवल नाली में पैक कर देना है पानी को, और पूरा सब तरफ में फ्लड इरिगेशन नहीं देना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिंचाई इतना हो कि ज्यादा मात्रा में सिंचाई न हो, और जहाँ पे गड्ढा हो यदि पानी रुकता है, स्प्रिंकलर की सुविधा है तो स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दे, या फिर सीपेज सिस्टम से। सीपेज सिस्टम जानते हो सीपेज सिस्टम? जैसे नाली बना के नाली में पानी भर दिए, साइड और साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड से सिंचाई हो जाएगा। केवल कि ज्यादा मात्रा में सिंचाई न हो, और जहाँ पे गड्ढा हो यदि पानी रुकता है तो उसको निकासी 30 से 35 दिन में एक बार गुड़ाई करना तो संभव नहीं है, क्योंकि कतार बोनी हुई नहीं है, इसलिए निंदाई कर दिया जाए 30 से 35 दिन में। और यदि रोपा करना है तो इसकी नर्सरी डाला जाए। नर्सरी डाल के क्षमता बढ़ती है, उसमें पूरे जो है 16 पोषक तत्व उसमें उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार से किसी भी पौधे को, जैसे कि इंसान को समस्त न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, कार्बन, जितने भी आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार पौधों को भी पड़ती है। वो भी एक जीव है, समझ रहे हैं आप? तो ये अपने गोठानों में जो उपलब्ध है, और गोठान से सहकारी समिति में भंडारित होती है, वहां से भी किसान उठा सकते हैं खाद को और उसका उपयोग कर सकते हैं। 78 तो इतना प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी आज जो है साइंटिस्ट जो है इसके टेक्निक यहाँ दे दिए हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि मूंगफली के गांठों में पाई जाती है। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? तो हम लोग जो है इस सीड को बोने के पहले, रागी बीज को बोने के नहीं रहते, स्टोमेटा कब खुलता है? दिन को कि रात को? अरे दिन को खुलता है यार, कैसे बोलते हो? ठीक है, बढ़िया जानते हो आप सब अच्छी तरीके से। तो ये इसकी जानकारी आप लोगों को दिया। 110 दिन फसल होने के पश्चात जो है और उसको अपन मिलाई जो है थ्रेसर से कर सकते हैं। थ्रेसर यदि नहीं है उपलब्ध तो डंडे से, डंडा भी नहीं है तो पहले के वो दौरी और बेलन जानते हो, है ना? तो उसका भी उपयोग करके इसका मिलाई करके इसको बैग में पैक किया जा सकता है। कैरेक्टर और लक्षण है नहीं, उसके लक्षण को देख के हम समझ सकते हैं कि ये ब्लाइट है अथवा ब्लास्ट है। खास करके थर्मोसेंसिटिव वैरायटी, खास करके जो धान में थर्मोसेंसिटिव वैरायटी, यानी कि विशेष, हिंदी में क्या कहना चाहिए उसको, बीमारी अटैक करती है। और क्यों? नाइट्रोजन के यानी यूरिया के अत्यधिक प्रयोग के कारण से ये बीमारी अटैक होती है। उसी प्रकार से ब्लास्ट में भी है, जिसमें आपको 15 केजी पोटाश और कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड
इसको आप डाल के उसका निदान किया जा सकता है। उसी प्रकार से ये रागी का फसल भी है, इसमें कोई कीड़े कीड़े वगैरह का कोई ज्यादा समस्या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के द्वारा रागी फसल के बारे में आपको जानकारी दिया गया। मैं क्षेत्रीय और आप लोगों के बीच में हूँ, वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे आप लोगों को समझ आए, है ना। तो ये फसल के बारे में आप लोगों को बताना इसलिए आवश्यक था कि यहाँ पर इस फसल को लिया नहीं जाता। ठीक है, पहली बार यहाँ पहले भी लग चुका है लेकिन कम मात्रा में लगा है, लेकिन इस बार क्या है, इसको अंतरराष्ट्रीय तौर पे इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इस कारण रागी फसल को लगाया जा रहा है। और ये आप लोगों को बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि इसकी महत्व। यहाँ पर जनरली क्या होता है कि अपन धान ही चावल खाते हैं, रोटी दाल चावल, लेकिन रागी यूज नहीं करते। मड़िया का जैसे है, ये गर्मियों में ज्यादा उपयोग होता है और ये क्या होता है, शरीर के लिए ठंडा होता है और इसमें पौष्टिक की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। और जैसे शुगर की बीमारी है उसको कंट्रोल करता है, हृदय रोग है उसको 20% तक इसमें कमी लाता है। इस टाइप से इसमें पोषण की मात्रा बहुत है। और अभी यहाँ पर खरीफ में तो खैर धान लिया जाता है, रबी में क्या है कोई फसल यहाँ पर लिया नहीं जाता, अधिकतर क्या है धान ही लिया जाता है। लेकिन रबी के सीजन में इसलिए इसको लिया जा रहा है कि इसको हम जैसे सोसाइटी में धान का समर्थन मूल्य में खरीदी होता है, उसी टाइप से इसका रागी का भी समर्थन मूल्य में खरीदी हो सकता है। तो किसान को इससे फायदा है, क्योंकि रबी फसल में अगर हम धान लगाते हैं तो उसका फायदा किसानों को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो अगर सोसाइटी में बेचेगा तो सिर्फ उसको 12 से 13 रुपए किलो ही मिलता है। लेकिन अगर हम रागी को लगाते हैं तो इसमें हमको 36 रुपए किलो मिलता है। तो इसमें किसान का फायदा है, एक तो इनकम का भी फायदा है और अगर इसका हम उपयोग भी करते हैं अनाज के रूप में तो शरीर के लिए भी बहुत पोषक तत्व है। जानकारी दी गई और जो ऐसे फसल के बारे में बताया गया जिसे हम नियमित रूप से अपने क्षेत्रों में नहीं लेते। अगर बच्चों के मन में कोई कृषि से संबंधित कोई उत्सुकता हो या योजनाओं के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो प्रश्न आमंत्रित है। हेलो वेदांत साहू जो है तो कॉमर्स के, लेकिन वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, जिनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरा सवाल ये है कि रागी में पर 100 ग्राम कितना प्रोटीन मिलेगा? जिम वाला बंदा। रागी फसल के संबंध में प्रोटीन 7.3 ग्राम पर 100 ग्राम, 7.3 मिलीग्राम प्रोटीन मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट जो है 72 मिलीग्राम, फैट जो है फैट यानी वसा 1.3 ग्राम मिलीग्राम, फाइबर्स जिसको रेशा के नाम से जाना जाता है 3.6 मिलीग्राम, और मिनरल्स खनिज 2.7 मिलीग्राम, कैल्शियम 344 माइक्रो मिलीग्राम, फास्फोरस 283 मिलीग्राम और फेरस लोहा मिलीग्राम है 3.9 मिलीग्राम। आपका नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम सानिया दीवान है और मेरा सवाल ये है कि फसल परिवर्तन चक्र क्या होता है? ठीक, धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1990 से लेके 1995 तक फसल चक्र परिवर्तन का अभियान छत्तीसगढ़ ने, उस समय मध्य प्रदेश शासन था, उस समय ये योजना काफी लंबा चौड़ा चला था। फसल चक्र परिवर्तन एक बृहद बहुत लंबा विषय है, उसके बारे में कम से कम 1 से 2 घंटा तक लेक्चर देने से भी कम होगा, परंतु मैं शॉर्ट रूप से आपको बता दे रहा हूँ कि एक ही फसल, देखिए 2 प्रकार की फसल होते हैं, एक तो डाइकॉट एक मोनोकॉट, जानते हैं ना, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ, जिसको जो समझ आ जाए। द्विबीजपत्री जो डाइकॉट क्रॉप है उसके रूट में नोडुल्स होते हैं, नोडुल्स यानी गांठें। अरहर में
दलहन के जितने भी अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, इनमें एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। जैसे कि मूंगफली में राइजोमोनास होता है, उसी प्रकार से उड़द में भी होता है। तो ये हम फसल लेने के पश्चात ये बैक्टीरिया जो है जमीन में रह जाते हैं, और जमीन में रहने के बाद में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। जैसे केचुआ, अर्थवर्म जानते हो ना, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, बताइए, कोई जुलॉजी पढ़ता हो? बाइसेक्सुअल है, नर और मादा दोनों रहते हैं। 14, 15 और 16, 14 खंड में नर और 16वें खंड में मादा होता है, आप गिन लीजिएगा, ठीक है। तो ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जैसे फसल चक्र परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि यदि हम भूमि की दशा को और दिशा को हम यदि नहीं बदले तो हमारा दोनों आने वाला जो फसल है उसमें उत्पादन प्रभावित हो जाता है। यदि हम एक ही फसल धान, केवल धान ही लेते जाएं तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, यानी खाद को खींचने की क्षमता पौधों को, वो उसमें रहेगा ही नहीं, तो उत्पादन कहाँ से आएगा? और केवल रासायनिक खाद के भरोसे हम लोग यदि उत्पादन लेते रहेंगे तो एक दिन भूमि जो है बंजर हो जाएगा। बंजर यानी कड़ापन आ जाएगा, जिससे प्रोडक्शन, उत्पादन जो है धीरे धीरे प्रभावित होगा। जो 20 कुंटल होता था 18 होगा, 16 होगा, 17, 14 होगा, 13 होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि ग्रीष्म काल में यदि इस पानी की व्यवस्था है तो उसमें दलहन तिलहन लगाया जाए, और आने वाले खरीफ मौसम में उसमें धान लगाया जाए, क्योंकि दलहन जो है डाइकॉट है और धान जो है मोनोकॉट, एक दली फसल, ठीक है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, और फसल चक्र परिवर्तन करने से हमको दाल, दलहन, तिलहन और के अलावा हमको अनाज भी एक भरपूर उत्पादन हमें प्राप्त होता है। हम, हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे देश के लिए एक अच्छा उत्पादन हम प्रदान कर सकते हैं। ये इसीलिए फसल चक्र पर अपनाने के लिए शासन द्वारा योजना चलाई गई। और इसमें और कुछ पूछना है? बहुत सुंदर जवाब दास सर जी के द्वारा। एक सवाल और है, पूछना चाहेंगे? मेरा नाम तारनी सिंह है। मेरा सवाल यह है कि धान के बदले रागी फसल में क्या फायदा है? ठीक। धान के बदले रागी फसल में क्या फायदा है, ठीक है। हम लोगों ने उच्चहन भूमि के बारे में बात किया, और ये किसानों को जो दीर्घ वर्ग के कृषक हैं, जो 4 हेक्टेयर से ऊपर वाले कृषक हैं, बड़े किसानों को डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में दे रहे हैं, प्रदर्शन के रूप में दे रहे हैं। वर्तमान वर्ष प्रथम वर्ष है, और आज रबी में जो धान का उत्पादन होता है उसको सामान्य रूप से मिलों में 1200 रुपया, 1300 रुपया, 1400 रुपया क्विंटल में बेच दी जाती है, जिसका एमएसपी भारत शासन द्वारा निर्धारित नहीं की गई है और न करेगी। एक ही राज्य है, बगल निकटवर्ती राज्य, जहाँ पे सामान्य रूप से एमएसपी से भी कम राशि में क्रय करती है, जो कि आपके बगल में है उड़ीसा राज्य, और बाकी किसी भी राज्य में रबी मौसम का धान जो है नहीं खरीदती। 8 से 10 कुंटल यदि हम प्रति एकड़ उत्पादन करते हैं, 8 कुंटल का उत्पादन कितना रुपया होता है? 28,800 रुपया प्रति एकड़ का उत्पादन। 1 एकड़ में 28,800 यानी 29,000, 27,000 रुपया मान के चलिए। और रबी में इसी में धान भी दे लेते हैं 10,000, 12,000 रुपए से ज्यादा उत्पादन नहीं, राशि हमको प्राप्त नहीं होगी। मेरा नाम दिव्या साहू है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फसल लगाने के पूर्व मिट्टी की जांच करनी चाहिए, तो वो हमारे आसपास किसी प्रयोगशाला स्थान। आप लोग जानते पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, पीएच वैल्यू 1 से 7 तक का, 1 से 14 तक का मीटर होता है नहीं? 0 से 7 एसिड और 7 जो है न्यूट्रल होता है,
उसके बाद जो है बेस होता है। भूमि में कुछ ऐसे फसलें हैं जिसमें अम्लीय फसलों की आवश्यकता पड़ती है, अम्लीय भूमि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जैसे चना या उड़द। चना के अभी चना खेतों में लगा होगा, चना को खाने से अम्मट लगते नहीं, हाँ, अम्लीय भूमि में बहुत अच्छा पैदा होता है, उसके लिए कन्हार भूमि आवश्यकता है या काली मिट्टी, ठीक है। तो पीएच के हिसाब से ही फसलों का वर्गीकरण किया जाता है, कहाँ पे कौन सा फसल लगाना है, अम्लीय भूमि में कौन सा फसल लगाना है, क्षारीय भूमि में कौन सा फसल लगाना है। परंतु न्यूट्रल में कोई फसल ढंग से नहीं होता। और न्यूट्रल कौन सा भूमि है जानते हो, कोई बता दे? बंजर। तो बंजर किसको बोलेंगे? खलिया माटी, खलिया जानते हो, तालाब में खलिया रहते रहते, जहाँ पर पानी एकदम सफेद रहते, कैसे तालाब में है नहीं, अब ठंड लगती है गर्मी में। और कुछ प्रश्न है? अच्छा, मिट्टी जांच कहाँ कराए? इसका मिट्टी जांच का प्रक्रिया ये है, प्रति एकड़ भूमि में 4 से 5 जगह से हम नमूना लेते हैं। जहाँ पे रासायनिक बोलता हूँ, जहाँ पे कंपोस्ट खाद डाल दिए रहते हैं वहां से न लें, गड्ढे से न लें, छांव से न लें। एक तो सॉइल अगर आता है, पहले आता था, आजकल नहीं आ रहा है। तो अंग्रेजी के भी आकार जानते हो, भी शब्द जानते हो ना? भी शब्द से फावड़ा में खुदाई कीजिए और बीज की मिट्टी को निकाल लीजिए और ऊपर से कितने इंच तक? 4 से 6 इंच तक, ठीक है। और एक परत निकालिए, इधर से भी एक परत, लेफ्ट से एक परत और राइट से एक परत निकाल लीजिए। इस प्रकार से 8-10 जगह से नमूना निकालिए, तो कम से कम 1 किलो हो जाए नमूना। भुरभुरा होना चाहिए नमूना। और उसको सब नमूने को मिलाकर इतना 4 बार काट के 2 को अलग कर दीजिए, 2 को रखिए, फिर 2 को अलग कीजिए। आधा किलोग्राम सैंपल जो है इसको रख लीजिए। वो सैंपल को लेबोरेटरी में भेजना है। और लेबोरेटरी कहाँ है बता दे रहा हूँ, हमारे बागबार में भी है लेबोरेटरी, महासमुंद में लबरा कला में है लेबोरेटरी, रायपुर में भी है लेबोरेटरी। तो उसमें आपको कौन सा तत्व विद्यमान है और कौन से तत्व की कमी है और किस फसल के लिए आप इस मिट्टी नमूना को आप करवा रहे हो, उसके हिसाब से वो सिफारिश जो है, जो साइंटिस्ट है वहां से आपको पत्रक से प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उस हिसाब से आप खेतों में रासायनिक खाद या जैविक खाद जो अनुशंसित मात्रा है आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो आप उसको खेतों में उपयोग करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका प्रक्रिया कौन करता है? हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, आप इनसे मिल लीजिए, फोन नंबर ले लीजिए, आपकी खेत का नमूना ले लेंगे और भेज देंगे, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा, इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें पैसा नहीं लगता। दूसरा चीज, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, ये एनपीके का ही होता है, सामान्य रूप से 2 रुपया लगता था, अभी लगता है क्या? अभी नहीं लगता। और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जांच होती है, जिसमें 25 रुपया पहले लिया जाता था, अभी कितना लिया जाता है? अभी फिलहाल नहीं ले रहे हैं। तो वो जो 16 पोषक तत्व है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पेंटाक्साइड और के, पोटाश, इनको छोड़ के जो 16 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें है कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये जितने तत्व हैं, इसकी भी जमीन में उपलब्धता रहती है। उसका भी प्रयोगशाला से परीक्षण करके किसानों को प्रदान किया जाता है और सिफारिश मात्रा लिखी जाती है, ठीक है। सर, और एक क्वेश्चन, हमारे स्कूल में इको क्लब है, तो पत्ते उस मतलब पौधों से पत्तियां बहुत झड़ती है, तो क्या उससे कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है? जी हाँ, जी, कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है। कंपोस्ट खाद बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। और बगल में आप गोठान है, बगल में आपके तेंदुकुना में गोठान बना हुआ है, जिसमें गोबर से केंचुआ डालकर वर्मी खाद तैयार किया जा रहा है, जिसमें एनपीके के अलावा जो 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है पर्याप्त प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उपयोग करने का समय और निर्माण तिथि से कब उपयोग करना है, उस तिथि का ध्यान देना किसानों को आवश्यक है।
और उस खाद को अपन खेत में उपयोग करके कर सकते हैं। और पत्तियों को भी उसमें डाला जाता है, नीम की पत्ती भी डाली जाती है अपना किसमें वर्मी खाद में, यहाँ केचुआ से खाद बनता है, ये जैविक खाद तैयार किया जाता है। हाँ। एक अंतिम प्रश्न है। मेरा नाम मुकेश्वरी दीवान है। मेरा सवाल यह है कि धन्यवाद। श्री कपूर सिंह अंदाज और श्रीमती मनीषा गोस्वामी के द्वारा कृषि से संबंधित बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। एक बार जोरदार तालियों से इनका फिर से स्वागत करें। इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मैं शाला के प्राचार्य श्री एस दीवान सर को आमंत्रित करूंगा कि आके वे 2 शब्द कहें और आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। श्री दीवान सर। बोल भारत माता की। आज हमारे बीच कृषि विस्तार अधिकारी श्री पी के दास सर जी, साथ में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती गोलछबेन जी, साथ ही हमारे विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तथा मेरे विद्यालय के छात्र छात्राएं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमें रागी फसल के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही साथ अन्य फसलों के बारे में आप लोगों ने बढ़िया प्रश्न किए और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को विधिवत प्राप्त हुआ। समय को ध्यान में रखते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सबके साथ इस कृषि से संबंधित सभी बातों को बड़े ध्यान से सुने, प्रश्न किए और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर साथ में आपको संतुष्टि पूर्वक प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।